हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एडुकेटर। तो इस सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने 11th में, 12th में, या फिर अगर हम आईआईटी और नीट के भी लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम रफली देखें तो ऑलमोस्ट 33% वेटेज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के साथ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली अगर हमें इसको समझना है तो इसको बेस से लेके स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी तरीके से आज अपन अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं, कई तरह के पैरामीटर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें समझना है तो बेस से इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करने से पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो अगर मुझे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही डिफाइन करना हो तो मैं किस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकता हूं। अब देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। जैसे नॉर्मली आपको हर कंपाउंड में मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स और मिलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अपने पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं कार्बन से लेके और सल्फर तक की बात करूं तो ये सारे कहीं ना कहीं अपने पी ब्लॉक में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या इनका नेम होता है नॉन मेटल। तो इन कुछ नॉन मेटल से मिलके बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इनको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो कि अगर मैं किसी एक नेसेसरी फैक्टर की बात करूं तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हिंदी में तो इनको अपन कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। दैट मीन्स कि हर कंपाउंड में नेसेसरीली मुझे हर बार क्या देखने को मिलेगा, कार्बन। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं ये कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिपीटेडली देखने को मिलेगा। तो अगर मुझे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी समझना है तो सबसे पहले मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, कार्बन के लिए। तो कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं और इन्हीं को अपन आगे रिलेट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में। अब देखो कि अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करना है तो एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है जेड, कार्बन, और ये रिप्रेजेंटेशन अपना हो गया ए। तो यहाँ पे जेड ये शो करेगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन को, और ये जो ए है इसको हम बोल देते हैं एटॉमिक मास, या फिर इसका एक एक्चुअल वर्जन हो जाता है मास नंबर। तो मुझे कार्बन के एटॉमिक नंबर और मास नंबर से अगर कार्बन को एक्सप्रेस करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका जो मास नंबर है ये कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो सबसे पहले वाली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर का है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जेड से। तो ये रिप्रेजेंटेशन देख के मुझे मालूम चलता है कि कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, 6 है। और ये जो 6 है ये किसी भी एलिमेंट के लिए प्रोटॉन के नंबर से मैच करेगा। प्रोटॉन का मतलब किस तरह के चार्ज को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। तो एटॉमिक नंबर हमेशा किस एलिमेंट के या किस पार्टिकल के बराबर है, प्रोटॉन के। अब अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज करूं कि अगर मैं कार्बन को न्यूट्रल स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो न्यूट्रल स्टेट होने का सिंपल मतलब है कि जितना मेरे पास पॉजिटिव है उतना ही चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं न्यूट्रल स्टेट में इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो 6 तो यहाँ पे प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर भी मेरे पास कितना निकल के आएगा, 6। तो एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। और अगर मैं न्यूट्रल स्टेट की बात करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 6। एटॉमिक मास, मास नंबर कार्बन के केस में जब भी हमें काम आएगा हम कितना मान के चलेंगे, 12। तो इस रिप्रेजेंटेशन से मुझे ये मालूम चलता है कि कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन मालूम चला तो वहां पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के सीक्वेंस में, और इस वर्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये हम सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ सर्टेन रूल्स से डिफाइन होते हैं। जैसे अपाउ रूल हुआ, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लेके चलो। एक होता है हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, एक होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस सारे रूल्स को मिला के अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करूं
तो 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले मेरे पास आएगा 1s2, देन आफ्टर आएगा 2s2, और इसके बाद में किसकी बात करूंगा, 2p2। तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिया 1s2, 2s2, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, 2p2 में। अब देखो कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा इजी मैनर में एक्सप्रेस करूं, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1s की, और 1s वाले सबशेल में टोटल एक ही ऑर्बिटल होता है, और इस एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा, 2। एक क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे का स्पिन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। 1s के बाद आया मेरे पास 2s सबशेल, इसमें भी एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, वापस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन किस मैनर में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। बट जैसे ही मैं आता हूँ 2p सबशेल पे, तो ये जो 2p सबशेल है इसको अपन कितने एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, 3 में। एक px है, दूसरा py, और तीसरा हो गया pz। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मेरे पास कितना है, 2 है। और 2 का मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये कहीं ना कहीं अनपेयर्ड फॉर्म में इसी तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। तो 1s2, 2s2, 2p2 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। आई होप क्लियर है ये बात सबको, हमें पता होगा। अब देखो कि अगर ये 2s से लेके 2p, ये कहीं ना कहीं आपके पास सेकंड शेल है जो आउटर मोस्ट शेल का रोल प्ले करेगा, और आउटर मोस्ट को मैं कौन से वर्ड से एक्सप्रेस कर देता हूँ, NH शेल। तो 2s से लेके 2p तक, यहां तक अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो ये हो जाएगा NH, और NH से एक शेल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा हो गया, N-1। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने सामने बना हुआ है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नजर आता है, nth के बाद N-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी अपन देख पा रहे हैं। और इस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन के किस स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इसको भी अपन ने सिंपल न्यूट्रल स्टेट में रिप्रेजेंट किया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से। अब ग्राउंड स्टेट से अगर मैं आगे थोड़ा जाऊं, तो हम सबको मालूम है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो लोअर से हायर एनर्जी शेल में वो जंप करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ग्राउंड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके प्रमोट करूं, तो वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव करेगा। और अगर एनर्जी देने को एक वर्ड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट के बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेज मेरे पास आ जाता है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके आगे प्रमोट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा एक्साइटेड स्टेट का। तो एक्साइटेशन अगर मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में करना है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि यहाँ पे मैंने 2s वाले इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दिया, तो ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को गेन करके 2p में प्रमोट होगा। तो 2s वाले इलेक्ट्रॉन को जब मैं एक्साइट करके एनर्जी देके प्रमोट कर रहा हूं, तो ये 2p में प्रमोट होगा। और उस स्टेट को अगर मैं नेम दूंगा तो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। और जब मैं पहली बार एनर्जी देने का काम कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं वर्ड हो जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो कि मैंने 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में प्रमोट किया, तो वर्ड यहाँ पे अपने पास कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट का। अब अगर मैं बात करूं कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज मुझे मिला, तो ये जो 1s है जिसको मैंने N-1 नाम दिया हुआ है, ये एज इट इज है, पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं nth शेल की बात करूं, आउटर मोस्ट की बात करूं, तो 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक रह गया क्योंकि आगे प्रमोट हो गया। और 2p में पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रॉन का स्कोर कितना नजर आ रहा है, 3। तो कार्बन के 2 तरह के स्टेट के लिए हमने बात किया, एक हो गया ग्राउंड स्टेट, और एक स्टेट कौन सा हो गया, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो कि कार्बन के 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद अब हम कह सकते हैं कि यहां से कौन से पैरामीटर के बारे में मुझे मालूम चलेगा। तो सिंपल है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना शुरू हो जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो सिंपली अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड की काउंटिंग करूं, तो nth शेल में या आउटर मोस्ट शेल में अगर ग्राउंड स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ओवरऑल मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2, क्योंकि इसके पहले वाले तो ये सारे पेयर्ड ही हो गए। तो ग्राउंड स्टेट में मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी नजर आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं आगे एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हूं, तो अब मैं देखूं तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक तो हो जाएगा 2s में, और बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं ना कहीं ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो ये भी अनपेयर्ड हो गए।
तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितनी निकल के आ गई, 4। तो कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट मुझे पता चला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं nth में या आउटर मोस्ट शेल में। अब देखो कि यहां से कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में अपने को मालूम चलेगा जो इन इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही बेस्ड है, और वो जो प्रॉपर्टी है ये है बेसिकली कोवैलेंसी। तो एक वर्ड हमने सुनते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा, उस फैक्टर को हम बोल देते हैं वैलेंसी। अब देखो कि वैलेंसी में भी कई तरीके के नेम होते हैं। अगर आपका एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर अपना एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कहीं ना कहीं वर्ड अपने पास क्या रहेगा, कोवैलेंसी। तो पहले इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, क्योंकि कार्बन जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स कि अब हम कार्बन से कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल बनने पे आ गए। तो कोवैलेंसी के दो तीन मतलब हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल कोई भी एलिमेंट मैंने लिया हुआ है ए, अगर इसने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई, एक हो गई। अगर ये दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो दो, तीन बनाएगा तो तीन, और चार कोवलेंट बॉन्ड बना दिए तो कोवलेंसी कितनी हो गई, चार। तो दैट मीन्स कि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड ये बना पा रहा है ये इसकी वैलेंसी है। लेकिन ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा ये मुझे कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए मुझे कोवलेंसी निकालने का तरीका देखना पड़ेगा, और या फिर जाना पड़ेगा कोवलेंसी की एक बेसिक डेफिनेशन पे। तो कोवलेंसी की डेफिनेशन सिंपल जो अपने सामने होता है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल को बेसिकली मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, nth शेल से। तो किसी भी एलिमेंट के nth शेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेसिकली कोवैलेंसी हो गया। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ nth शेल में, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन तो दो हैं। एक तो कार्बन को मैंने किस में रिप्रेजेंट किया है, ग्राउंड स्टेट में, और एक कार्बन को मैंने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में। तो वापस से अगर मैं देखूं कि ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग अपने निकाली थी ये बेसिकली कितनी थी, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मुझे मिला था ये कितना मिला था, 4। और इसी को मैं बोल रहा हूँ कोवैलेंसी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कार्बन का कितना रिप्रेजेंट हो गया, 2। और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। तो या तो मैं कार्बन को बोलूंगा बाईवेलेंट, दैट मीन्स कि ये दो बॉन्ड बनाएगा, और या फिर कार्बन को मैं बोलूंगा टेट्रावेलेंट, क्योंकि ये बॉन्ड कितने बनाएगा, 4। तो अब एक कंपैरिजन आता है कि मैं ग्राउंड स्टेट वाली बात को ज्यादा सही मानूं या फिर मैं एक्साइटेड स्टेट का जो ये कोवैलेंसी 4 मिला है इसको ज्यादा करेक्ट मानूं। अब देखो कि यहाँ पे इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो एक तो तरीका ये है, क्योंकि अगर ये कोई एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है तो इसीलिए बना रहा होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा होगा। तो दो बॉन्ड बनाने में से स्टेबिलिटी ज्यादा, चार बॉन्ड में इंक्रीज होगी, एक रफ कंपैरिजन हो गया। तो मैं किसको प्रायोरिटी दे सकता हूँ, एक्साइटेड को। लेकिन अगर मैं बाय रूल चलूँ, अब देखो कि वापस से आते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन पे। जब अपन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए दो तीन रूल्स आप यूज करते हो। जैसा भी मैंने पहले बोला था अबव रूल, कि आप एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेके चलोगे। एनर्जी डिसाइड होता है क्वांटम नंबर n+l से। दूसरा रूल होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्लॉकवाइज स्पिन में है तो सेकंड पॉसिबल इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और एक और रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं हंस का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। सिंपली वो बोलता है कि अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है या सबशेल हैं तो वो ज्यादा स्टेबल जब होते हैं जब वो पूरे भरे हुए हों, फुल्ली फील्ड हो। और उसके बाद सेकंड स्टेबिलिटी होता है हाफ फील्ड। तो अरेंजमेंट दो ही तरह का स्टेबल है, या तो फुल्ली फील्ड वाला या फिर हाफ फील्ड वाला। अब देखो कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूंगा तो 2s से लेके आते हैं अपन 2p तक, ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके 2p का हाफ फील्ड है और ना ही ये फुल्ली फील्ड है। लेकिन अगर मैं आता हूं एक्साइटेड स्टेट पे तो 2s से लेके 2p तक अगर चला जाए तो 2s भी आपका हाफ फील्ड है और 2p भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हाफ फील्ड है। तो अब अगर मैं हंस रूल के बिहाफ पे बात करूं तो ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला वैलेंसी है क्या ये हाफ फील्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और अगर मुझे कार्बन की प्रॉपर्टी को आगे समझना है तो मैं उसी कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट करूंगा जो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा।
तो इस बिहाफ पे अगर अब मैं बोलूं कि कार्बन की वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट से अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, और टेट्रावेलेंसी से ही आगे कोवलेंट मॉलिक्यूल की कहानी शुरू होती है। सीधा इस पॉइंट से अपन जंप करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो पुराने सारे डेटाबेस से मुझे ये प्रॉपर आइडिया मिला कि कार्बन के बारे में अगर कोई बात करेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि टेट्रावेलेंट है। दैट मीन्स कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। अब देखो कि टेट्रावेलेंट है, बॉन्ड ये 4 बनाएगा। तो अब देखते हैं कि ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने तरीके कार्बन के पास हैं। दैट मीन्स कि टेट्रावेलेंसी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कार्बन लिया और इसके चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए। एक तो तरीका है कि चारों में सिंगल बॉन्ड बना दूं, टेट्रावेलेंट है। अगर मैं एक तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड बना दूं तो सिंगल बॉन्ड मेरे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अगर मैं एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो सिंगल दूसरी तरफ बचेगा 1। और या फिर एक और तरीका है कि मैं कार्बन के दोनों तरफ कौन से बॉन्ड ऑर्डर को यूज कर लूं, डबल। तो चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और या फिर हो सकता है कार्बन के हर तरफ कौन से बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। तो टेट्रा वैलेंसी है, वैलेंसी 4 है, और इस वैलेंसी 4 को रिप्रेजेंट करने के तरीके भी अपने पास कितने हैं, 4 ही हो गए। तो अगर मैं यहां से एक वर्ड यूज करूं जो आगे अपन क्लासिफिकेशन में लेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन के कंपाउंड्स या तो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, डबल बॉन्ड वाले होंगे, ट्रिपल वाले भी होंगे, और या फिर दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो अगर मैं इन चारों को मैं नेम दूं तो जब ये कार्बन आगे हाइड्रोकार्बन बनाएगा, तो जब हाइड्रोकार्बन सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं तो उसको अपन क्या नेम देते हैं, एल्केन हो गया। अगर एक डबल बॉन्ड कार्बन ने क्रिएट कर दिया तो बेसिकली ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। जब ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन का केस बनेगा तो ये एल्काइन हो जाएगा। और 2 डबल बॉन्ड बना दिए तो कहीं ना कहीं डाई एल्कीन, या फिर इसको मैं कॉमनली क्या बोलूंगा, डाईईन। तो टेट्रावेलेंट है, क्लियर है ये सबको। और वैलेंसी को एक्सप्रेस करने के तरीके 4 हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन के बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। इन सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपन आगे ला ही रहे हैं। बट उससे पहले अपन बात करें कि इन बॉन्ड्स को अपन ने बोला ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन सिंगल डबल ट्रिपल में अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड में 2 तरह की वैरायटी होता है जो ओवरलैपिंग के नेचर से डिफाइन होगा। कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, और एक बॉन्ड का नेचर कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो को एक्सियल, एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग से बनते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्गर होंगे क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, इफेक्टिव होता है। ये पूरा हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। अगर पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, रिलेटिवली वीक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अगर अभी मैं इग्नोर करूं तो सिंपल एक काउंटिंग है, क्योंकि देखो ये भी चीजें अपने एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, फंडामेंटल है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे कौन से बॉन्ड हमेशा होंगे, सिग्मा बॉन्ड। बट जब मल्टीपल बॉन्ड आएगा, डबल या ट्रिपल, तो कौन से बॉन्ड की एंट्री हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो पहले तो अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए, कोई स्ट्रक्चर देखे कि कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो मैं बोलूंगा 4 सिग्मा है। दैट मीन्स कि पहले अरेंजमेंट में पाई का स्कोर 0 हो गया। इधर अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई है, दैट मीन्स कि बचे हुए 3 बॉन्ड सिग्मा हो गए। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में से 2 हो गए पाई, दैट मीन्स कि जो 2 बॉन्ड बचे हुए हैं वो सिग्मा हो गए, तो 2 पाई के साथ 2 सिग्मा। और तीसरे वाले में भी अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 2 है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो टेट्रा वैलेंसी से हाइड्रोकार्बन के नेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं, 4 तरह के हो गए। और सिग्मा और पाई के बिहाफ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ पा रहे हो। अगेन मैं रिपीट करा देता हूं, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक पाई रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड को हम एज्यूम करेंगे, 2 पाई। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अपने को दे के पूछ लिया जाए, इवन में अगर मैं नीट एग्जाम की भी बात करूं तो वहां पे भी 2-3 बार आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग से क्वेश्चन बने हैं। तो आई होप कि सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर मुझे काउंट करने का कोई क्वेश्चन बने तो ये इजी है मेरे लिए।
तो कार्बन की वैलेंसी के बारे में हमने पता कर लिया, सिग्मा और पाई तक भी हम आ गए। अब देखो कि अगर इससे मैं और बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे कार्बन मॉलिक्यूल के बारे में बहुत कुछ आगे बताएगा, वो यहाँ पे मालूम चल जाता है कार्बन का हाइब्रिड स्टेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संकरित अवस्था। तो जैसे ही मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट किया तो उसी तरीके से मुझे किसकी इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया, कार्बन के हाइब्रिड स्टेट का। अब देखो कि हाइब्रिड स्टेट, वैसे तो ये पूरा एक टॉपिक होता है, लेकिन कार्बन के बारे में तो अपन बड़ा शॉर्टली इसको निकाल सकते हैं। हाइब्रिड स्टेट कौन से बॉन्ड की क्वांटिटी से सॉल्व किया जाता है, सिग्मा से। दैट मीन्स कि हाइब्रिड स्टेट का पाई बॉन्ड से कोई रोल नहीं होता। तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसी के रिलेटेड अपन हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे। जैसे पहले वाले में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कितने सिग्मा बोले थे, 4। तो 4 सिग्मा है, इसका मतलब 4 ही ऑर्बिटल यूज होंगे, जिसमें से एक आ जाएगा एस का और बाकी बचे हुए 3 किसके आ गए, पी के। तो 4 सिग्मा है, यह सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कितना मेंशन हो गया, sp3 हो गया। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 3। तो 3 बॉन्ड का मतलब इसमें ऑर्बिटल भी 3 होने चाहिए। दैट मीन्स कि एक एस को और बाकी बचे हुए 2 पी को हो गए। तो डबल बॉन्ड के केस में कार्बन का हाइब्रिड स्टेट में कितना लिखूंगा, sp2। तीसरे में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बेसिकली मेरे पास कितने आते हैं, 2, और 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड स्टेट आपके पास sp हो गया। आखिरी वाले में भी मैं कह सकता हूं कि अगर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिड स्टेट भी कितना हो जाना चाहिए, sp। तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग से मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया, और वो है कार्बन का हाइब्रिड स्टेट। तो अगर मैं बॉन्ड के नेचर की बात कर लूं, सिग्मा पाई को मैं पहचानना शुरू कर दूं, तो मैं हाइब्रिड स्टेट पे आ जाऊंगा। और अगर मैं हाइब्रिड स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ सेंटर एटम की, तो मुझे पूरा मालूम चलेगा कि कंपाउंड कौन से शेप को बनाने वाला है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है तो जब भी मॉलिक्यूल बनाएगा तो बनाएगा टेट्राहेड्रल शेप में, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो कहीं ना कहीं वो एक प्लेनर ट्राइगोनल शेप बनाएगा, और प्लेनर ट्राइगोनल है तो बॉन्ड एंगल हो जाना चाहिए 120। अगर sp है तो ये शेप बनाएगा लीनियर, और लीनियर होने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो अपन ने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, कितना रहेगा, 180। और ये भी sp है तो कहानी सेम ही है। तो सिग्मा से मैंने हाइब्रिड स्टेट का आइडिया लिया, और हाइब्रिड स्टेट से बारे में मुझे मालूम चला शेप क्या बनने वाला है, और शेप कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल की बात तो कर ही लेगा। अब देखो कि अगर इसको मैं एक इजी रिजल्ट में कन्वर्ट करूं, तो अगर आपके कंपाउंड में एक भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो कौन सा शेप बनने जा रहा है, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल को मैं कह सकता हूं ये एक नॉन प्लेनर शेप है, जिसको 3D भी लिखा जा सकता है। अगर आपके कंपाउंड में कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो शेप बनेगा प्लेनर ट्राइगोनल। प्लेनर को अभी मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2D। और अगर एक भी sp हाइब्रिड कार्बन है तो स्ट्रेट लाइन में शेप बनेगा लीनियर फॉर्म। तो टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा और इजी अगर मैं एक रिजल्ट की बात करूं, तो एक बड़ा ही काम का इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट आता है, एक रिजल्ट। और इस रिजल्ट से भी आपके बड़े सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं, या तो कार्बन sp3 वाला है, या फिर कार्बन है आपका sp2 और sp वाला। अगेन मैं बता देता हूं बाइफर्केशन, sp3 जब होता है जब सारे बॉन्ड सिंगल हो, sp2 जब आएगा जब बॉन्ड यहाँ पे कोई डबल आ जाए, और sp हाइब्रिड कार्बन जब मिलता है मुझे जब बॉन्ड कौन सा आ जाए, ट्रिपल। तो अगर मेरे कंपाउंड में एक भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो जो शेप मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉन प्लेनर मिलेगा। नॉन प्लेनर को मैं क्या लिख देता हूं, 3D। और अगर आपके कार्बन sp2 या sp वाले हैं सारे, तो मुझे नॉन प्लेनर की जगह कौन सा शेप मिलने जा रहा है, 2D। दैट मीन्स कि अगर सिंपल शेप से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो sp3 वाला आ जाए तो मॉलिक्यूल का शेप आप क्या लिखोगे, नॉन प्लेनर 3D। और sp2 और sp वाले केस बन गए तो शेप हम क्या मेंशन करेंगे, प्लेनर और 2D। अब देखो कि थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे आगे इस टॉपिक में जाऊं, तो sp3 है तो आप ये कह सकते हो ऑलवेज। दैट मीन्स की बात 100% करेक्ट आप मान सकते हो कि अगर एक भी sp3 वाला कार्बन है तो शेप हमेशा आप क्या लिख दोगे, नॉन प्लेनर 3D।
sp2 वाले और sp वाले अगर कार्बन हैं तो ये स्टेटमेंट में ज्यादातर तो आप बोलते हो कि प्लेनर शेप मिलेगा, लेकिन ये बात बेसिकली अपन ऑलवेज का मतलब हमने क्या लिखा था 100%, लेकिन यहाँ पे मैं ऑलवेज की जगह क्या लिख रहा हूँ नॉट ऑलवेज। दैट मीन्स कि ये बात 100% करेक्ट नहीं है। तो sp3 वाला मिले तो सीधा किस आंसर को टिका देना है नॉन प्लेनर को। लेकिन अगर आपके sp2 वाले और sp वाले केस मिल रहे हैं तो ज्यादातर तो प्लेनर मिलेगा, लेकिन हमेशा इनको प्लेनर बोलना ये बात भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगी। तो ये कब कब अपनी प्लेनेटरी या शेप को प्रॉपर नहीं शो करेगा, ये अपना अगला ही टॉपिक है। तो रिजल्ट एक बार फिर रिकॉल कर लो, sp3 वाला एक भी कार्बन आ जाए तो हमेशा आंसर आपका नॉन प्लेनर हो गया। लेकिन अगर sp2 और sp है तो ज्यादातर तो प्लेनर मिलेंगे कुछ, लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल आपको स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं जो प्लेनर की जगह क्या हो जाएंगे नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब है कि आपके ज्यादातर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होते हैं जो डिफरेंट बिहेवियर वाले होते हैं, या फिर जिनको अपन थोड़ा सा किस क्या फॉर्म में बोल देते हैं एक्सेप्शन। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो कि अपन बात करेंगे आगे उन कंपाउंड्स की जो बेसिकली sp2 और sp हाइब्रिड स्टेट वाले हैं, लेकिन वो प्लेनर नहीं होंगे। दैट मीन्स कि वहां पे किसकी पॉसिबिलिटी बनेगा नॉन प्लेनर का। तो सीधा मैं आता हूं एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। ये रिजल्ट आपके सिर्फ यहीं पे नहीं, ये आइसोमेरिज्म में स्टीरियो वाले पार्ट में बहुत काम का रिजल्ट है। सीधे आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आईआईटी मेडिकल में बहुत बार क्वेश्चनिंग हो चुका है। जीओसी में भी इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन कई सारी एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास रहेगा क्यूमुलेटिव पॉलीइन। तो अगर मुझे इसी वर्ड को एक्सप्रेस करना है, अब देखो कि पॉलीइन, पॉलीइन का मतलब कहीं ना कहीं इन को आप मानते हो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे तो हम बोल देंगे पॉलीइन है। अब अगर मैं बात इस वर्ड की करूं क्यूमुलेटिव क्या है, तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर लगातार लगे हों सक्सेसिव मैनर में है तो कौन सा वर्ड में यूज करता हूं क्यूमुलेटिव। तो जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लगातार सक्सेसिव मैनर में कंपाउंड में लगे मिलते हैं तो उसको सिस्टम को हम क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव पॉलीइन। तो अब देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दो हैं और इस वाले केस में भी लगातार डबल बॉन्ड कितने हैं, तो इनको देख के हम कह सकते हैं ये पॉलीइन है और कौन से नेचर के हैं क्यूमुलेटिव हैं। अब देखो कि यहीं पे डिफरेंस अगर अपन बनाना स्टार्ट करें तो आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड लगातार हैं, लेकिन कितने हैं दो हैं, और दो को मैं कौन सा डिजिट बोलता हूँ इवन नंबर। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगातार अपने को नजर आ रहे हैं और ये कितने हैं तीन है, तीन को मैं कौन सा डिजिट बोलता हूँ ऑड नंबर। तो इन क्यूमुलेटिव सिस्टम में भी दो तरह की वैरायटी होता है। एक तो डबल बॉन्ड इवन नंबर वाले केस हो गए जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। डबल बॉन्ड वाले ऑड वाले केस हो जाएंगे जैसे 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अगर मैं सिंपल एक रिजल्ट को याद रखने की बात करूं तो जब भी क्यूमुलेटिव सिस्टम में डबल बॉन्ड आपके इवन नंबर में है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा आपको क्या आंसर करना है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब मैं इनको क्या मानूंगा 3D स्ट्रक्चर। लेकिन अगर डबल बॉन्ड मेरे इवन की जगह ऑड में आ गए तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा प्लेनर, और प्लेनर का मतलब इसका रिजल्ट में क्या लिखूंगा 2D। तो क्यूमुलेटिव सिस्टम याद रखने वाली बात, डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में है तो नॉन प्लेनर वाली कहानी हो गया, हमेशा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा। और अगर ऑड नंबर में आ गए तो हमेशा स्ट्रक्चर क्या होगा प्लेनर। तो ये एक रिजल्ट है। इसके रीजन की बात मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों ये नॉन प्लेनर है और इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर क्यों इसको अपन एक प्लेनर स्ट्रक्चर बोल पा रहे हैं। तो अभी इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये अपना कैरी करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ जो इस चैनल से रिलेटेड है। एक तो हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर दिवाली, तो इसमें अगर ऑर्गेनिक की आपको लाइव क्लासेस हों कि रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग्स वगैरह सब आपसे वो शेयर हो जाएंगे। दूसरा कि अगेन इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स होंगे तो और आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर हमें किसी टॉपिक का नीड है या कोई डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स और डाउट्स ये सारे के सारे अपन इन वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो अभी के लिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
इसी टॉपिक को यहीं से आगे चलाएंगे, जो वीडियो अपना अगला रहेगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।